अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 1927 की 5वीं सॉल्वे कॉन्फ्रेंस की है। ये इतिहास की सबसे मेधावी तस्वीर कही जाती है, द मोस्ट इंटेलिजेंट फोटो एवर टेकन। ऐसा कहने की वजह भी है, इस तस्वीर में नील्स बोर, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लैंक, पाउली और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट्स के नाम शामिल हैं। ये वो नाम हैं जो क्लास 10th से लेकर मास्टर्स तक की साइंस की किताबों में मिलते हैं। इन सभी ने फिजिक्स में तमाम बड़ी खोज की। इन सभी को विज्ञान का सबसे सम्मानित माना जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी मिला है। पर इन सब पुरुष वैज्ञानिकों के बीच में एक अकेली महिला दिखाई दे रही हैं। इन्होंने कुछ ऐसा किया जो आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी नहीं कर सके। इनकी खोज ऐसी थी जिसकी वजह से आज भी इनकी नोटबुक छूने पर जान जा सकती है। ये महिला साइंटिस्ट थी मारिया स्क्लोदस्का या मेरी क्यूरी। साइंस की किताबों के रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में आपने इनका नाम सुना होगा। जिस दौर में महिलाओं को यूनिवर्सिटी में पढ़ने तक की मनाही थी, उस दौर में क्यूरी ने कैसे तमाम साइंटिस्ट्स के बीच में अपनी जगह बनाई। इनकी नोटबुक्स जानलेवा कैसे हो गई, जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी जानलेवा रिसर्च से नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला साइंटिस्ट की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। मैरी की नोटबुक्स को देखने के लिए आपको एक कागज पर साइन करने होंगे कि आप इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और फिर खास किस्म का सूट पहनकर फ्रांस के बिब्लियोटेक नेशनल आर्काइव में आप मैरी की नोटबुक देख सकते हैं। मैडम क्यूरी के ताबूत को भी लेड से सील किया गया है। पर यह सब एहतियात के पीछे की वजह क्या है, समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है नवंबर 1867 को पोलैंड के वर्साव में। एक टीचर के परिवार में 5वीं बच्ची मारिया का जन्म होता है। शुरुआती दिनों से ही मारिया पढ़ने में बेहद होशियार थीं, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी क्योंकि उस दौर में लड़कियों को पोलैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाता था। इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने का काम किया ताकि अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। छुप कर पढ़ाई भी की। हालांकि बाद में उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। वहाँ मेरी स्टील की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर शोध कर रही थीं। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात पेरी क्यूरी से हुई, जो खुद मैग्नेटिज्म के स्पेशलिस्ट थे। पेरी उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी में खासी साख रखते थे और पेरिस में प्रोफेसर थे। पेरी ने मेरी के साथ अपनी लैब तो साझा की ही, अपना दिल भी उन्हें दिया। पर मेरी अपने देश में जाकर काम करना चाहती थी, इसलिए वो पोलैंड वापस लौट गईं। पर एक महिला होने के नाते पोलैंड में काम करना मुश्किल था। इस दौरान पेरी खत लिखकर उन्हें मनाते रहे और वापस आने के लिए कहते रहे। आखिर में वो वापस आईं और दोनों ने शादी कर ली। फिर शुरू होता है साइंस की सबसे जाने माने वैज्ञानिक जोड़ी की खोजों का सिलसिला। दरअसल 1896 में हेनरी बेकरेल ने बताया कि यूरेनियम एक्सरे जैसी ना दिखने वाली किरणें छोड़ता है। जल्द ही क्यूरी जोड़े ने भी पाया कि थोरियम भी ऐसी ही किरणें निकालता है। आगे उन्होंने पिच ब्लेंड नाम के सुपर रेडियो एक्टिव खनिज पर काम करना शुरू किया। पता चला कि यूरेनियम अकेले इतना रेडिएशन नहीं कर सकता था, इसलिए पिच ब्लेंड में और भी दूसरे तत्व होंगे। और ऐसे 1898 में क्यूरी जोड़े ने 2 नए तत्व खोजे। पोलोनियम, जो मेरी के देश पोलैंड के नाम पर था, और रेडियम, जो लैटिश शब्द रे से बना। दोनों ने रेडियो एक्टिविटी शब्द पे दुनिया को दिया। दोनों ने प्योर रेडियम क्लोराइड सॉल्ट भी एक्सट्रैक्ट किया, जो कि उस वक्त एक बड़ी खोज थी। कुछ वक्त बाद पेरी क्यूरी और हेनरी बैकरेल को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन मेरी को नज़रअंदाज कर दिया गया। हालांकि पेरी ने पत्नी मेरी के लिए स्टैंड लिया और साल 1903 में पेरी क्यूरी और हेनरी बैकरेल ने नोबेल पुरस्कार साझा किया। मेरी नोबेल जीतने वाली पहली महिला बनी। दोनों का जीवन और रिसर्च एकदम ट्रैक पर था, लेकिन एक रोज़ पेरी घोड़ागाड़ी से एक हादसे का शिकार होते हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है। फिर मेरी अकेले रिसर्च में खुद को झोंक देती हैं। साल था 1911। विज्ञान की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस क्लासिक न्यूटन फिजिक्स और नई आई क्वांटम फिजिक्स के बीच चल रही डिबेट सुलझाने के लिए थी। इसी कॉन्फ्रेंस में मेरी क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी मिले। मुलाकात ऐसी कि इसके बारे में अमेरिकी लेखक जेफरी ओरेंस लिखते हैं, मुलाकात जिसने विज्ञान का रास्ता ही बदल दिया। आगे चलकर ऐसी कई कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें से एक की तस्वीर हमने आपको शुरुआत में दिखाई। ये कॉन्फ्रेंस थी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुई पहली सॉल्वे कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में आइंस्टीन के साथ लॉरेंज और रदरफोर्ड जैसे साइंटिस्ट भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, पर कोई पुख्ता नतीजा नहीं निकला।
कॉन्फ्रेंस के बाद चर्चा हुई तो मेरी क्यूरी के अफेयर की। फ्रांस की प्रेस ने क्यूरी का नाम फिजिसिस्ट पॉल लैंगविन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। पॉल क्यूरी के दिवंगत पति पेरी के असिस्टेंट थे। खबरें ऐसी चलीं कि बात क्यूरी के दूसरे नोबेल पुरस्कार तक आ गई। वो खतरे में पड़ गया। दरअसल बाद में क्यूरी को दूसरे नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक क्यूरी अगर पुरुष होती तो शायद उनके अफेयर की चर्चा से उनके साइंटिफिक करियर पर फर्क नहीं पड़ता। खैर, बात क्यूरी के दूसरे नोबेल की चली है तो उनके नोबेल पुरस्कारों की बात भी कर लेते हैं। जहां एक तरफ किसी की पूरी उम्र निकल जाती है एक नोबेल पुरस्कार पाने में, मसलन जॉन गुडिनो को ही ले लीजिए, इन्हें 2019 में 97 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं मेरी को अपने जीवन में 2 नोबेल पुरस्कार मिले, वो भी 2 अलग अलग विषयों में, एक बार फिजिक्स और एक बार केमिस्ट्री में। ऐसा करने वाली वो पहली महिला ही नहीं बल्कि शख्स बनी। आइंस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोर या फिर मैक्स प्लैंक, किसी और तात्कालिक साइंटिस्ट को यह सम्मान नहीं मिला। 1903 में उनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में। ये रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मिला था। दूसरी बार उन्हें 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला, रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए। बता दें, ये वो दौर था जब अमेरिका जैसे देशों तक में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। उस दौर में मेरी ने 2 अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन इन पुरस्कारों का रास्ता जानलेवा रिसर्च से होकर गुजरा था। जैसा कि हमने बताया, क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया। इसके लिए वो जानलेवा रेडियो एक्टिव तत्वों के बीच रहीं। हम जानते हैं रेडिएशन या रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाले रेडिएशन जानलेवा हो सकते हैं, सालों साल चीज़ों में जमा हो सकता है। दरअसल रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व हैं जो समय के साथ खुद ब खुद टूटते रहते हैं। टूटने के साथ वो अल्फा गामा जैसे पार्टिकल्स भी छोड़ते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, कैंसर जैसे बीमारियों के पीछे की वजह बन सकते हैं। रेडियम और पोलोनियम जैसे तत्वों के चलते मेरी क्यूरी की लैब में रेडियो एक्टिविटी का आलम ऐसा था कि आज भी उनकी नोटबुक रेडियो एक्टिव है। उनके कपड़े और बाकी पर्सनल चीज़ें भी इसके शिकार हुए। यहाँ तक कि उनके ताबूत को भी लेड से कवर किया गया ताकि उनके शव से रेडिएशन ना फैले। वही रेडिएशन जिसने शायद क्यूरी की जान ले ली। 4 जुलाई 1934 को फ्रांस के सेवॉय में एप्लास्टिक एनीमिया उनकी मौत की वजह बना। ये हड्डियों के भीतर बोन मैरो की एक बीमारी है। इसके पीछे की वजह रेडिएशन मानी जाती है। जिन खतरनाक तत्वों के बीच काम करते हुए मेरी ने नोबेल पुरस्कार जीते, शायद उन्हीं के चलते उनकी जान भी गई, पर वो आने वाली महिला साइंटिस्ट की पीढ़ियों के लिए नए रास्ते ज़रूर खोल गई। आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड लिखा है राज विक्रम ने। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।